नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। 4 के चक्रव्यूह में आज की 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। 4 बजे की पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। जहां पहली खबर उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी है। नगरीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद योगी सरकार सूबे के सभी 75 जिलों में सेफ एंड स्मार्ट सिटी का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यानी दूसरी खबर में बात सेंगोल पर सियासत की करेंगे कि कैसे अब यहां उत्तर प्रदेश के दिग्गज भी इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उनके बीच शुरू हो चुका है। कहीं ट्वीट किया जा रहा है, कहीं बयान दिया जा रहा है। तीसरी खबर में बात लाउड स्पीकर की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आपको रामपुर से एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और चौथी खबर में बात लखनऊ की करेंगे जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अबू सलेम का भतीजा गिरफ्तार हुआ है। 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो नगरीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद योगी सरकार सूबे के सभी 75 जिलों में सेफ एंड स्मार्ट सिटी का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर जिले में यह सुविधा है। प्रदेश के सभी जिलों में हाई क्लास सुविधाओं वाला एक नगर निकाय बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में नगर विकास विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जल्द कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। और इसके लिए स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों, बैंकर, वित्तीय संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से विचार विमर्श कर प्लान तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिला मुख्यालय के पास मौजूद नगर निकाय को सीसीटीवी सर्विलांस से कवर करने, ड्रेनेज सिस्टम, पेयजल सुविधा, सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को लेकर बड़े स्तर पर कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश यहां पे दिए गए। और सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, अखिलेश यादव ने कहा। और बीजेपी ने मान लिया है, यानी भाजपा ने मान लिया, अब सत्ता सौंपने का समय आ गया। सेंगोल पे स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना साधा गया उनकी तरफ से। और सेंगोल राजदंड, राजतंत्र का प्रतीक था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक का क्या काम? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे। और सेंगोल को लेकर बीजेपी सरकार की दीवानगी है, ये स्वामी ने कहा। और भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र के रास्ते पर बीजेपी चल रही है। तो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य अब सेंगोल को लेकर सियासत कर रहे हैं। ट्वीट किया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है। इससे पहले 28 मई को होने वाले संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद ज्यादा था और अब विवाद उससे आगे सेंगोल तक पहुंच चुका है। पहले यह था कि अभी भी है वो कि आप राष्ट्रपति से उद्घाटन कराएं, प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन अब सेंगोल का मुद्दा बिछाने लगा है और सेंगोल राजदंड, राजतंत्र का प्रतीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और यह अखिलेश यादव का ट्वीट जिसमें सेंगोल की तस्वीर के साथ वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, सेंगोल राजदंड, राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के जगह नहीं, इस तरह का एक ट्वीट उनका। और सेंगोल को लेकर अब सियासत होने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सरकार को घेरा जा रहा है। 28 मई को एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, दूसरी तरफ 20 से ज्यादा विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने बायकॉट किया है और करीब इतने ही राजनीतिक दल हैं जो समर्थन कर रहे हैं। बात उद्घाटन से शुरू हुई थी, बात सेंगोल तक पहुंच गई और अब इसको लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है। और हमारे साथ मनीष पांडे, हमारे रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर ये विवाद कैसे जो राष्ट्रपति के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ वो सेंगोल तक पहुंच गया। मनीष जी, शुरुआत तो यहां से हुई थी कि कैसे प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया जा रहा है। उद्घाटन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन बात अब सेंगोल तक पहुंच चुकी है। इसके क्या मायने समझे? क्यों विवाद में बार बार एक नया मुद्दा जोड़ दिया जा रहा है नए संसद भवन को लेकर?
देखिए राजेश, शुरू से समझना होगा। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। दरअसल पूरे देश में तमाम वो राजनीतिक विरोधी दल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। माहौल बनना कर्नाटक चुनाव से शुरू हुआ था। कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त मिली, उसके बाद जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कोई भी मुद्दा अब छोड़ना नहीं चाहते। 2024 का लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं, सभी पार्टियां उस मोड में आ गई हैं। 20 से अधिक राजनीतिक दलों ने सबसे पहले इस बात का मुद्दा बनाया कि जो उद्घाटन कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा समय समय पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके भी तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी और सब कोई सवाल उठाता था कि जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जो शुरू कराया है वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं से आप 2024 के लोकसभा चुनाव से ही जोड़कर देखें। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया, उससे साफ ये जाहिर है कि अब समाजवादी पार्टी भी 2024 के मोड में आ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर आप पुराने बयानों को देखेंगे तो पुराने बयान उनके चर्चा में तभी आते थे जब वो रामचरितमानस पे बोलें या ऐसी कोई बयान दें जो बीजेपी के लिए मुद्दा बन सके। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज कर दिया। अब वो योगी सरकार को न घेरने के बजाय अब वो मोदी सरकार को घेरने में जुट गए। तो साफ संदेश इससे समझिए, अभी उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई उनकी योगी आदित्यनाथ से नहीं है। निकाय चुनावों तक तो उनकी लड़ाई थी योगी आदित्यनाथ से, लेकिन अब उन्हें नरेंद्र मोदी से लड़ना है। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होता है और पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के भी बयान आपने सुने होंगे कि वो ये कहते हैं कि जो मतदाता जो पोलिंग बूथ तक जाता है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देता है। तो लिहाजा लगातार नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट करने की कोशिश, उनके फैसलों को गलत बताने की कोशिश, उनके फैसलों को तानाशाही से जुड़ा बताने की कोशिश और जनता को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक लोकतंत्र से जो चुनी हुई सरकार है, अब वो उस सरकार के कह सकते हैं आप कि उस सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। अब राजशाही से जोड़ा जा रहा है, इसको सरकार को राजशाही से जोड़ा जा रहा है। लिहाजा इसी वजह से इस तरह के आपको ट्वीट, इस तरह के कमेंट और बयान दिखाई पड़ रहे हैं। और सिर्फ ये, मुझे लगता है कि सिर्फ ये मुद्दा यहीं तक नहीं रहेगा। अगर ये मुद्दा खत्म होता है, मुद्दा खत्म होने के बाद और ऐसे अब तमाम मुद्दे आने शुरू होंगे, और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अखिलेश यादव हों या उत्तर प्रदेश की तमाम और विपक्षी पार्टियां हों, अब वो सीधे सीधे धीरे धीरे लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले करेंगी। तो इसी से आप जोड़ के समझिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जमीन सज चुकी है, बिसात बच चुकी है। अब उसके लिए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, उसके लिए बयान दिए जा रहे हैं कि 2024 में इन बयानों का या उन मुद्दों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। और यानी इसे ऐसे भी समझा जा सकता है क्योंकि विरोध सिर्फ मोदी का करना है और मोदी विरोध के जितने भी दल हैं उसी सिलसिले में ये एकजुट हो रहे हैं, चाहे कर्नाटक की बात हो या अभी क्योंकि विवाद शुरू हुआ था कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति से करना चाहिए। अब वो पीछे रह गया, अब सिंगोल पर बात आ गई। तो मेन मकसद मोदी विरोध है। जी बिल्कुल, मैंने साफ यही बताया आपको कि चूंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसके पहले दो जो चुनाव हुए, 2014 के हुए, जो 19 के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और उसका फायदा भी उन्हें मिला। तो विपक्ष को भी ये समझ में आ गया कि अगर उन्हें 2024 में कुछ करना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के इमेज को डेंट करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के इमेज को जब तक वो डेंट नहीं करेंगे तब तक उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि बीजेपी लगातार काम कर रही है, उन्हें भी भरोसा है, उनके नेताओं को भरोसा है कि जिस तरीके से 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिला है, 24 में भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष को भी ये साबित करना है। उत्तर प्रदेश में अगर आप माहौल देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 में से करीब 60 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। तो ऐसे में अब तमाम जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में भी, जिन्हें अपनी सियासी जमीन को, सियासी हैसियत को बचाए
बचाए रखना है वो भी जरूर कोशिश करेंगे, चाहे मामला सेंगोल का हो, चाहे सेंट्रल विस्टा का हो, सदन का हो, राष्ट्रपति से चुनाव उद्घाटन न कराना हो। ये तमाम वो छोटे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके अब हमले शुरू हो गए हैं और उसी हमले के क्रम में ये बयान, ये ट्वीट आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए, अभी कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चाहते हैं, ये सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके सरकार पे निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, नीट परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं और आयुर्वेदिक कॉलेजों ने अवैध एडमिशन लिए थे। हाईकोर्ट ने अवैध एडमिशन की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी सीबीआई जांच के लपेटे में हैं। तत्कालीन एसीएस प्रशांत त्रिवेदी पर सीबीआई जांच की तलवार है और प्रशांत त्रिवेदी अभी एसीएस वित्त के पद पर हैं। घोटाले के वक्त प्रशांत एसीएस आयुष के पद पर थे। यूपी एसटीएफ की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है और यूपी एसटीएफ ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। हाईकोर्ट ने सीबीआई को तत्काल जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। तो जस्टिस राजीव सिंह की कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट इस पर मांगी है। बड़ी खबर आज की, नीट परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। अब यानी अब सीबीआई इसकी जांच करेगी इस मामले की। और इस पर ज्यादा जानकारी मनीष हमारे साथ देंगे। मनीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी नीट घोटाले की? जी बिल्कुल, देखिए राजेश, मुझे वो एक कहावत याद आ रही है जो कहा जाता है कि गए थे जुमे की नमाज बख्शवाने और रोजे गले पड़ गए। ऐसी स्थिति इस मामले को आप समझिए कि एसटीएफ ने जो जांच की चार्जशीट भेजी उसके अगेंस्ट कुछ लोग गए, कुछ डॉक्टर्स गए, उन्हें वो हाईकोर्ट के पास जाते हैं, बेल एप्लीकेशन डालते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट जब मामले को समझता है तो उसके तरफ से ये निर्देश दिया जाता है कि नहीं, मामला बहुत गंभीर है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके जद में आ रहे हैं धर्म सिंह सैनी जो पूर्व सरकार में आयुष मंत्री थे। ये वही धर्म सिंह सैनी है। आपको याद होगा कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव होना था तो उसके ठीक पहले, अभी हमने पिछली खबर में जिस नेता के बारे में बात कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये समाजवादी पार्टी चले गए थे। समाजवादी पार्टी में के साथ इन्होंने 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो बीजेपी के खिलाफ लड़ा, फिर वहां से हारे और हारने के बाद फिर इन्हें भारतीय जनता पार्टी की याद आई और बहुत सारी कोशिशें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश की है। मुझे याद है सहारनपुर में एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था जब इस बात की अटकलें लगाई गई कि धर्म सिंह सैनी दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से बताया गया था कि मुख्यमंत्री उन्हें स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि मीडिया में उन्होंने पहले ही बयान दे दिया था कि वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक बड़ा मामला था, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे झोल थे, बहुत सारे लूप होल थे। एसटीएफ ने जांच की, उसमें तमाम लोग दोषी पाए गए। अब उसमें प्रशांत त्रिवेदी का क्या रोल है? काफी सीनियर लेवल के आईएएस अफसर हैं। इस समय वित्त विभाग का जिम्मा है। वित्त विभाग आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण विभाग होता है किसी भी सरकार के लिए। तो प्रशांत त्रिवेदी का नाम आ रहा है, धर्म सिंह सैनी का नाम आ रहा है और अब ये जांच सीबीआई के पास गई है। तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने की कोशिश कर रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले आपने शायद उनका वो बयान सुना हो कि जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में गए थे और वहां स्टेज से बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए अगर खून की नदियां बहानी पड़ी तो वो और उनके समर्थक पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन लिहाजा अब इन तमाम प्रयासों के बीच में के धर्म सिंह सैनी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच होगी, जाहिर तौर पर अगर सीबीआई जांच करेगी तो हो सकता है एसटीएफ के अफसर अगर कुछ पहलुओं तक या कुछ बिंदुओं में हो सकता है उन्होंने बारीकी से नजर न दौड़ाई हो, तो
अगर सीबीआई जांच करेगी तो जाहिर तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि धर्म सिंह सैनी के लिए ये खतरे की घंटी है। आने वाला वक्त उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। और कई मामलों में उनके नाम आए थे। धर्म सिंह सैनी चूंकि एक ऐसे नेता है, जब से मैं जानता हूं कि चाहे वो बसपा की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, हमेशा वो मंत्री रहे हैं। इस बार जो योगी पार्ट 2 है उसमें ये सरकार से बाहर हैं। और ऐसे राजनेता के खिलाफ अगर सीबीआई जांच होती है तो क्योंकि इतना पुराना अगर नेता है तो जाहिर तौर पर वो आश्वस्त होगा कि कहीं उससे गलती नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ कमियां निकल के आती है तो आज आगे के लिए जो राजनीतिक भविष्य है धर्म सिंह सैनी का वो खतरे में पड़ सकता है इस जांच के आदेश के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। और अगली खबर मेरठ से है, जहां शपथ ग्रहण समारोह में पार्षदों की पिटाई हुई है और एआईएमआईएम के कई पार्षदों की पिटाई की गई है और उन्हें बाहर निकाल दिया गया परिसर से। वंदे मातरम के लिए खड़े न होने पर यहां विवाद हुआ था और विवाद फिर इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की उनकी। वंदे मातरम न गाने पे एमआईएम पार्षदों को पीटा गया है। को प्रेक्षागृह से बाहर कर दिया गया और वंदे मातरम के लिए खड़े न होने पर पिटाई की गई। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर पीटा। दरअसल पूरा वाकया वंदे मातरम में सीट से खड़े ना होने को लेकर हुआ था और बताया यह जा रहा है कि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने स्थिति को संभालकर हालात को सामान्य कर दिया। मामले में एमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वहीं हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा कि किसी भी तरीके से राष्ट्र चिन्हों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। भगत सिंह मार्केट प्रकरण में उन लोगों के पक्ष में सचिन सिरोही आए थे जिन लोगों के साथ कुछ जाति विशेष के लोगों ने मारपीट करी थी। और आज जब यहाँ पर सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में शपथ समारोह चल रहा था तो वंदे मातरम को लेकर भी एक ऐसी स्थिति बनी जिसको लेकर चर्चाएं लंबे समय तक चलेंगी। सचिन सिरोही हिंदू नेता हमारे साथ हैं। वंदे मातरम को लेकर क्या बात हुई? देखिए, पीछे की तरफ ही है ओवैसी की पार्टी के जो पार्षद हैं वो बैठे हुए थे और एक महिला वहाँ थी। वो महिला ने ऑब्जेक्शन करा कि भाई जब वंदे मातरम का गीत चल रहा है पूरे समारोह चांदपुरों में तो आप जो है क्यों खड़े होकर जो है वंदे मातरम नहीं गा रहे। तो विधर्मी थे और मेरा कहना यह है कि जब महिला मातृशक्ति हमारी ऑब्जेक्शन कर रही है तो आप देखिए विषय गंभीर है। और आप देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इतनी आपत्ति है तो संविधान में लिखा वंदे मातरम और आप उसको गा नहीं सकते। 2012 में भी नगर निगम में वंदे मातरम के ऊपर इतना बवाल हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको आपत्ति है तो महिला के साथ भी बदतमीजी करी। बिल्कुल, जब उन्होंने उसका विरोध करा तो महिलाओं के साथ बदतमीजी, जब भी वो मारपिटाई जो हुई है वो इसलिए हुई है यहाँ समारोह। क्या आप इस मारपिटाई का समर्थन करते? देखिए, मारपिटाई का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो ओवैसी ने कहा है क्या इनके पार्षदों से कि आप जाएंगे नगर निगम में और वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या ओवैसी की मानसिकता, इनके पार्षदों की मानसिकता 2012 से विरोध चल रहा था नगर निगम में, जब भी जो है ये विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। 11 साल में इनकी मानसिकता नहीं बदली। ये मोदी जी और योगी जी आप देखिए कितना बदलाव आ गया जब से अब तक, लेकिन ये वहीं के वहीं है, इनकी सोच वहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर राजनीति गरमाई है और इसमें साफ उन बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का कहना है कि वंदे मातरम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी को अपना स्टैंड बदलना चाहिए। अपने सहयोगी संजय के साथ के न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान हंगामा हुआ और फिरोजाबाद में स्टेज के नीचे कुर्सियां लगाने को लेकर विवाद हुआ था और स्टेज से हट के नीचे कुर्सियां लगाने पर पार्षद और उनके परिजन नाराज हो गए। चुने हुए प्रतिनिधि स्टेज से नीचे बैठे हैं और फालतू के लोग स्टेज पे इस तरह की बातें वहां होने लगी और माहौल बिगड़ता देख स्टेज में पार्षदों की कुर्सियां लगाई गई, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ।
तो मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान यहां हंगामा हुआ। फिरोजाबाद में स्टेज के नीचे कुर्सियां लगाने को लेकर विवाद हुआ था कि पार्षद नीचे बैठेंगे जो चुने हुए हैं, और कुछ फालतू लोगों को स्टेज पे बिठा दिया गया। इस तरह के आरोप वहां पे लगने लगे और चुने हुए प्रतिनिधि स्टेज से नीचे बैठे हैं और फालतू के लोग स्टेज पे बैठे हैं, ये कहा जाने लगा। माहौल बिगड़ता देख स्टेज में लगाई गई पार्षदों की कुर्सियां, तब कहीं जाके मामला शांत हुआ। तो फिरोजाबाद से खबर, जहां स्टेज के नीचे कुर्सियां लगाने को लेकर पार्षद नाराज हो गए और यहां पे विवाद बढ़ता गया, हंगामा होने लगा। नरेंद्र शर्मा इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। नरेंद्र, आखिर क्या हुआ था? क्या महज यही वजह थी कि कुछ पार्षदों की कुर्सियां स्टेज पे नहीं लगी थी, जिसको लेके गुस्सा उनका फूट पड़ा? देखिए राजेश, पूरा मामला फिरोजाबाद का है। महापौर की आज शपथ ग्रहण समारोह था। वहीं कुछ जो पार्षद थे, जो 74 पार्षद थे, उनकी कुर्सियां नीचे मंच के लगा दी गई। पर पार्षद इतने आबूला हो गए कुर्सी देखकर, उन्होंने कहा छुए लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो मंच पर बैठेंगे और जो पार्षदगण चुनकर आए हैं वो सड़क पर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दी और पहले दिन ही शपथ ग्रहण पे पहले दिन ही जो महापौर बनी है उनको इसका सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रत्याशी हैं, जो महापौर जो जीत कर आई हैं, उनके सामने जो पार्षद थे वो कहीं ना कहीं आक्रोश दे रहे थे। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी के लिए। तो यहाँ पे विवाद उसके बाद तब थमा जब उन कुर्सियों को स्टेज पे लगाया गया। और बलिया के मालदेपुर मोड़ पर सैकड़ों लोगों के बीच भीषण गर्मी में पंखे का वितरण युवा चेतना के द्वारा किया गया और वितरण समारोह का उद्घाटन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने पंखा वितरण करके किया। बता दें कि रोहित कुमार सिंह ने 80 साल की बुजुर्ग महिला को पंखा देकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। छात्र जीवन से ही लगातार देश भर में सेवा कार्य में जुटा हुआ हूँ और लगातार सेवा करता हूँ, सेवा आगे भी करनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब की सेवा के लिए हमारा जीवन समर्पित है, जिसके चलते हम राजनीति नहीं सेवा में विश्वास रखते हैं। युवा चेतना हमेशा गरीब वर्ग के साथ रहती है। सामाजिक न्याय के धारा को सशक्त करने का हमारा प्रयास अनवरत जारी है और लगातार हम वंचित वर्ग के लोगों के बीच सेवा कार्य चला रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों को देखकर यह प्रेरणा मिलता है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने सामर्थ्य के अनुसार आगे आकर देश में जो लोग कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। गर्मी के प्रचंड महीने के बीच में युवा चेतना के द्वारा देश भर में पंखा वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। आज बलिया में मालदेपुर मोड़ पर इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच पंखा वितरण किया जा रहा है। और किन किन धार्मिक स्थलों पर दोबारा से लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं, ये जायजा लेने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम रामपुर पहुंची, जहां धार्मिक स्थलों का रियलिटी चेक किया, साथ ही लोगों से बात की और क्या कुछ कहा लोगों ने, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लाउड स्पीकरों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। ऐसे में इन लाउड स्पीकरों का धार्मिक स्थल पर लगना कैसा है, ये जानने के लिए हम आज भाजपा के महामंत्री हैं रामपुर के, उनसे अंकुश चौधरी, उनसे बात करेंगे। ये मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है लाउड स्पीकर हटाने का आदेश तो हुआ है, लेकिन दोबारा जो लाउड स्पीकर लग रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं आप? ये आदेश जो हुआ है, इससे पहले भी एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने आदेश करा है, जो कि मंदिर या मस्जिद पर ध्वनि प्रदूषण होता है उससे के लिए रोकथाम करने के लिए पहले भी एक आदेश हुआ था। उसी में योगी जी ने दोबारा संज्ञान लिया है, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है पढ़ने में, पढ़ाई में भी दिक्कत है लोगों को, बच्चे भी परेशान होते हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यह तो है गलत ही है। अब जिस तरह से लाउड स्पीकर दोबारा लग रहे हैं, ऐसा सुनने और देखने को मिला है क्या आपको? ऐसा देखने को तो मुझे खैर अभी नहीं मिला है, हमारे क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ है अभी, लेकिन शायद जब योगी जी ने संज्ञान लिया है तो वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जरूर उन्होंने इसकी गोपनीय जांच कराकर ही ऐसा सख्त कार्रवाई का आदेश दिया होगा।
ये भाजपा नेताओं की राय है कि फिलहाल उनके क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर लगाए गए हों, लेकिन अगर लगे हैं तो गलत है, उनको हटाया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर संज्ञान लिया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सच्चाई होगी। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से कब हटाया जाता है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से परेशानी सबको होती है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।